एपिसोड 11 देवंश का एटीट्यूड। मेकअप आर्टिस्ट निया को रेडी करने में लग गई थी और निया चुपचाप से अपना मेकअप करवा रही थी। कुछ देर मेकअप को देखने के बाद उसे अब बोरियत महसूस होने लगी, तो उसने अपना फोन निकाल लिया और उसमें फेसबुक पर स्क्रॉल करने लगी। तभी उसका ध्यान एक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने खींच लिया, प्रिंसेस डेविल। उसे कुछ देर देखने के बाद निया ने कुछ सोचा और उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद उसे एक वॉइस नोट मिला। उसे सुनने के लिए निया ने अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर लिए और उस वॉइस नोट को चला लिया। तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। वो नोट लगभग 1 मिनट का था। वक्त के साथ निया के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से इमोशंस को साफ देखा जा सकता था। पर इससे पहले कि उसके एक्सप्रेशंस और बदलते उसे मेकअप आर्टिस्ट की आवाज आए, मिसेस राजवंश। आवाज सुन निया होश में आए और उसने वो वॉइस नोट पहले तो डिलीट किया और फिर उस अकाउंट को अनफ्रेंड करके उसने फोन साइड में रख दिया और मेकअप आर्टिस्ट की ओर देखकर एक स्माइल के साथ बोली, हाँ क्या हुआ। निया की स्माइल इतनी वार्म थी कि मेकअप आर्टिस्ट, जो अभी तक निया को बाकी की रिच फैमिलीज की बहू के जैसा समझ रही थी, वो अब निया को देखकर मुस्कुराए और चहकते हुए बोली, वो मिसेस राजवंश, आपका मेकअप हो गया है, आप एक बार देख लीजिए। उसकी बात सुन निया को होश आ गया और उसने अपने आप को मिरर में देखा, तो बस देखती ही रही। उसने हैरानी से मेकअप आर्टिस्ट को देखकर शॉक में कहा, वाह, तुमने तो सच में मुझे कुछ अलग ही बना दिया। ये सच में मैं ही हूँ क्या। निया का इतना शॉकिंग और अच्छा रिस्पॉन्स सुन मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ आने से पहले वो डरी हुई भी थी और शॉक्ड भी, क्योंकि निया ने किसी एक ही मेकअप आर्टिस्ट को भेजने के लिए कहा था और उस मेकअप आर्टिस्ट के बॉस ने ये जोखिम भरा काम उसे सौंप दिया था। उसे तो लगा था कि निया बहुत ही बॉसी होगी, इसलिए अपनी मनमानी कर रही है। पर जब उसने निया की बातें सुनी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे और उसे लगा कि निया को उसने खुश कर दिया तो अब उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई। मेकअप आर्टिस्ट को खोया देख निया ने उसे पुकारते हुए कहा, हेलो हेलो, कहाँ खो गई आप, कुछ बात है क्या। होश में आते हुए मेकअप आर्टिस्ट ने हड़बड़ाते हुए कहा, ना ना नहीं मैडम, वो आप इतनी खूबसूरत है कि मैं आप में खो गई। तारांकन हो, सही कहा तुमने, भाभी सा बहुत ब्यूटीफुल है। सोचो अगर तुम इनमें खो गई तो आज भाईसा का क्या होगा। इस आवाज को सुन दोनों ने डोर की ओर देखा तो वहां मुस्कुराते हुए खड़ी सिमी थी। सिमी ने इस वक्त बेबी पिंक कलर का बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला पार्टी गाउन पहना हुआ था और बालों का उसने बन बना रखा था और कानों में छोटे छोटे मोती वाले इयररिंग्स पहने हुए थे। सिमी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई तो मेकअप आर्टिस्ट ने भी उसकी बात पर हामी भर दी। सिमी और निया अब रेडी थी। सिमी बहुत खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद आज उनके घर में सब खुशी से पार्टी में शामिल हो रहे थे, वरना तो इतने सालों तक उसकी बर्थडे पार्टी में भी सब दुखी ही रहते थे। सुबह के 7:27 निया को रेही कर मेकअप आर्टिस्ट जा चुकी थी। कुछ देर बाद किसी ने जिया के हॉल पर नॉक किया। निया ने अंदर आने को कहा। जी एक मेड अंदर आ गई और उसने उन दोनों को पार्टी वेन्यू में बुलाया। दोनों अपना गाउन संभालते हुए यहीं से नीचे आ गई। नीचे आते ही निया को एक कॉल आ गया, जिस वजह से उसने सिमी को उसका बाहर वॉल करने को कहा। निया ने सहाना का कॉल पिक किया और उससे कुछ बात करने लगी। बात करते वक्त उसका फेस कुछ सीरियसनेस से भरा हुआ था। निया का ऐसा रूप शायद ही पहले किसी ने देखा हो। दूसरी तरफ स्टार्किंग एंटरटेनमेंट कंपनी कृणाल विंडो से बाहर देख रहा था। क्योंकि उसका केबिन टॉप फ्लोर पर था तो उसके रूम की विंडो से सारे शहर का नज़ारा साफ दिखाई दे जाता था। वो विंडो से बाहर जलती बुझती लाइट्स की देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसके हाथों में एक सिगरेट थी, पर वो उसने जलाई नहीं थी। वो उसे हाथों में बस घुमा रहा था। तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक किया तो केआर का ध्यान टूटा और उसने कहा, कम इन। वो अभी तक बाहर ही देखे जा रहा था। उसके कहने पर मेजर मयंक राठौड़ अंदर आया। उसने आते ही बिना कुणाल को देखे कहा, केआर, वो आज हमें राजवंश खानदान की पार्टी में जाना था, क्या तुम जाना चाहोगे। वैसे इतनी भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, कल से तुम्हें कॉलेज भी ज्वाइन करना है तो आराम करो। उसकी बात सुन केआर ने कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहा और फिर कुछ सोचकर कहा, तारांकन नहीं, जाने की तैयारी करो, मुझे वहां जाना है। उसकी बात पर मैनेजर हैरान था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पर क्या कभी ऐसी पार्टीज में नहीं जाता था और इसी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स उसके हाथ से चले भी गए थे। पर केआर ने कभी इसकी परवाह नहीं की
और ना ही इस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी ही कम हुई थी। कुछ सेकेंड चुप रहने के बाद कृणाल ने बिना पीछे मुड़े कहा, तारांकन क्या हुआ? क्या वहां जाने के लिए मुहूर्त निकाल रहे हो, या फिर मेरी बात सुनाई नहीं दी तुम्हें? केआर की कोल्ड वॉइस को सुन मयंक को लगा जैसे उस पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ना ना नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, मैं बस जा ही रहा था। तारांकन गुड, केआर ने कहा। तो मयंक जाने के लिए पलट गया। उसने जैसे ही डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक बार केआर को मूड कर देखा और खुद में बड़बड़ाया, तारांकन, इनके वॉइस पर तो करोड़ों लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर बाहर इतने ज्यादा धूलने मिलने वाले इस चेहरे के पीछे क्या है ये कोई मुझसे पूछे। अरे इतनी अच्छी आवाज से ये मुझे कितना डराते हैं। अगर इनके फैंस को पता चला कि उनका चॉकलेट बॉय एक जहरीला इंसान है, तो तब भी क्या वो इन्हें पसंद करेंगे? ये सोचते हुए मयंक अजीब अजीब शक्लें बना रहा था, और ये सब कृणाल को विंडो के शीशे से साफ दिख रहा था। उसने मयंक को शीशे में ही घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें अजीब अजीब शक्लें बनाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं तुम्हें सर्कस में काम दिलवा दूं? आई एम श्योर वहां तुम बेहतर परफॉर्म करोगे। कृणाल की आवाज सुन मयंक ने उसके माथे पर आया पसीना घोला और हड़बड़ी में बाहर जाते हुए कहा, एन नो डॉट्स, आई विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स इन 15 मिनट्स, प्लीज फॉरगिव मी। ये कह वो बिना केआर का रिस्पॉन्स सुने वहां से भाग गया, और कृणाल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान छा गई। उसने फिर हाथ में पकड़ी सिगरेट को सूंघा और बाहर देखते हुए खुद से कहा, होप कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूं। तुम जहां भी हो मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा, और वो भी उस इंसान से पहले। ये कह वो न जाने कहां देखने लगा। राजवंश विला। विला के बड़े से गार्डन को काफी अच्छे से सजाया गया था। हर तरफ लाइटिंग्स जगमगा रही थी। पूरे गार्डन में उजाला ही उजाला था, जैसे पूरी धरती को जोड़ सूरज सिर्फ वहां आया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां रात है। वहां पूरे शहर के एक से एक नामी लोग मौजूद थे आज, और वो सभी बस देवांश के साथ कुछ बात करना चाहते थे। पर देवांश की जो शख्सियत थी वो वहां के कम इंपॉर्टेंस वाले लोगों को उससे दूर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। देवांश ने अभी कुछ देर पहले ही वहां एंट्री ली थी। वो अब पूजा के बिल्कुल उलट ब्लू कलर के थ्री पीस सूट में वहां मौजूद था। उसके बाल प्रॉपर गेट से सेट किए हुए थे, हाथों में दुनिया की सबसे महंगी और यूनिक वॉच, और उसकी नीली आंखें इससे उसकी हैंडसमनेस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसके चेहरे के फीचर्स काफी शार्प थे, पर उसके चेहरे पर या फिर आंखों में ही इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो किसी पत्थर की तरह कोल्ड लग रहा था। उसकी आंखों में देखने भर से ही किसी की भी रूह कांप जाए। पर फिर भी कोई उसकी आंखों को देख ये नहीं कह सकता था कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त वो सीनियर बूसी नसमन, जो कि अपने टाइम के बिजनेस टाइकून्स के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे बात कर रहा था। ऐसे ही कोई इन लोगों से मिल नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चले थे, और उनका ठिकाना पता करना कोई खेलने की बात नहीं थी। पर आज वो सभी एक 26 साल के नौजवान लड़के से मिलने आए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। गार्डन में पड़ रही लाइट्स की रोशनी में देवांश किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त बहुत से बिजनेसमैन ने अपनी अपनी बेटियों को साथ लाया था ताकि वो उन्हें देवांश से इंट्रोड्यूस कर सके, पर देवांश तो देवांश था। उसने एक बार भी किसी पर भी नजर नहीं डाली। वो सीधे चलकर सिर्फ इन लोगों के पास आया था। हालांकि देवांश ने अभी तक यहाँ ऑफिशियली काम स्टार्ट नहीं किया था, पर जो लोग इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए थे, वो लोग देवांश की ताकत को जानते थे। वो अकेले के दम पर ही आधा इंटरनेशनल मार्केट हिलाकर रख देने की ताकत रखता था। उसके सामने वो लोग तो कुछ भी नहीं थे, इसलिए कोई भी उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर में वहां नीलम जी, गायत्री जी और सिमी के साथ वहां पहुंची, तो कुछ लोग उनके पास चले गए। वो लोग सोच रहे थे, तो क्या हुआ, हम देवांश के पास नहीं जा सकते? हम नीलम राजवंश से अपनी जान पहचान तो बना ही सकते हैं। आखिर उन्हीं की पसंद से देवांश को शादी करनी होगी। ये सोचते हुए कई लोग नीलम जी से बात करने के लिए उनके पास आ गए थे। इतने सालों तक राजवंश खानदान की हेड होने की वजह से नीलम जी को इन बातों की आदत थी। वो सबके चेहरे देखकर ही बता सकती थी कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। पर देवांश, वो अब भी इस सबसे चिढ़ा हुआ था। इतना सक्सेसफुल होने की वजह से उसने कभी ऐसी पार्टीज की परवाह नहीं की। विदेश में भी वो कभी ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं करता था। कुछ देर सभी से बात कर देवांश एक चेयर पर जाकर सेटल हो गया। उसने उसके हाथ में एक रेड वाइन का ग्लास पका हुआ था। वो अपने हाथों में ही उस ग्लास की वाइन को हिला रहा था और बस उसे देखे जा रहा था। वो अभी कुछ सोच में गुम था कि तभी वहां कोई आया।
देवांश ने जैसे ही अपने सामने किसी को खड़ा पाया उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो एक लड़की उसके सामने ब्लड रेड कलर का गाउन पहने खड़ी थी। उसके होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी और वो देवांश को देखकर स्माइल कर रही थी, पर कोई भी उसकी स्माइल को देख समझ जाता कि वो फेक है। देवांश ने जैसे ही उसे देखा उसके मन में कुछ अजीब सा दर्द उठा। उसने फिर अपनी नजरें फेर ली और कुछ नहीं कहा। ये देख उस लड़की की मुस्कान थोड़ी डगमगा गई, पर जल्दी से खुद को संभालकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर देवंश, मैं तान्या कपूर, कपूर खानदान की तीसरी बेटी और कपूर इंडस्ट्रीज की अगली सीईओ। शायद उसे लगा था कि देवांश उसे पहचानता नहीं, इसलिए उसने उससे बात नहीं की थी, पर उसे पूरा यकीन था कि अगर वो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देगी तो देवांश जरूर उससे बात करने को तैयार होगा। उसकी बात सुन देवांश ने अपने हाथ में पका वाइन का ग्लास नीचे रखा और खड़ा हो गया। उसकी हरकत देख तान्या कपूर के मन में तो लड्डू फूटने लगे और सभी लड़कियां तो देवांश पर अपनी नजरें गधाए बैठी थी। उनके चेहरे पर जेलसनेस साफ साफ झलक रही थी और तान्या कपूर को तो बस यही जैसे चाहिए था, वो बस अकड़ कर वहां खड़ी थी। उसने मन में सोचा, आई न्यू इट, मुझे पता था, शायद देवांश ने मुझे पहचाना नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, अब मेरा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद वो जरूर मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। आखिर कपूर खानदान की अगली हेड से कौन बात नहीं करना चाहता। मानती हूं कि राजवंश खानदान पहले नंबर पर है, पर कपूर्स भी तो सेकेंड है, उन्हें कोई यूं ही इग्नोर नहीं कर सकता। अगर मुझे देवांश की साथ अभी मिल जाती है तो राजवंश खानदान और कपूर खानदान दोनों ही मेरी मुट्ठी में होंगे। और वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसने देखा देवांश वहां से बिना कुछ बोले जा रहा है। ये देख उसे कुछ पल कुछ समझ नहीं आया, पर अगले ही पल वो थोड़ी तेज चलकर देवांश के सामने जाकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और अजीब सी हंसी के साथ बोली, ओ मिस्टर राजवंश, शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मैं मेरा इंट्रोडक्शन फिर से दे देती हूँ। मैं, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती उसके सामने दो बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए, जिससे तान्या को कुछ पीछे हटना पड़ा। ये देख तान्या थोड़ी ऑकवर्डनेस फील करने लगी। बॉडीगार्ड्स के सामने आने पर तान्या को अब गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में गुस्से से सौंपने लगी, तारांकन, ये दो कौड़ी के बॉडीगार्ड्स मुझे रोकेंगे, हम, पर ये याद आते ही कि वो कौन है। तान्या ने बॉडीगार्ड्स को गालियां देने का डिसीजन बदल दिया और अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाकर उसने आंखों में कहा, मिस्टर राजवंश, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस। उसकी बात को काटते हुए देवांश की कोल्ड वॉइस सभी को सुनाई दी, मुझे नहीं जानना कि तुम किस मकसद से यहाँ आए हो, बट रिमेंबर टू स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे तुम जैसी लड़की से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन तो जैसे तान्या के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उसने क्या सुना। कपूर खानदान की यंग लेडी होने की वजह से किसी ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी। मुझसे ऐसे बात करने की अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की, पर ये क्या कहा इसने, ऐसी लड़की, कैसी लड़की, क्या ये मुझे सड़क पर चलती भिखारन समझता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, तान्या ने मन में सोचा। तभी सभी लोगों में कुछ बातें होने लगी। ये बातें अब जोर जोर से होने लगी थी। सभी तान्या को देख के अपने में बड़बड़ा रहे थे। तान्या को इससे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने इससे ज्यादा बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए देवांश की ओर आगे बढ़ी, तारांकन, मिस्टर राजवंश, आप, पर इससे पहले कि वो देवांश के पास पहुंचती उन दो बॉडीगार्ड्स ने उसे धक्का दे दिया। बॉडीगार्ड्स के जरा से धक्के से तान्या जमीन पर औंधे मुंह गिर गई और उसके नाक से खून निकलने लगा। तान्या ने जब खुद को देखा तो उसकी रही सही सहनशक्ति भी खत्म हो चुकी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि सच में इतने सारे लोगों के सामने किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इस बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी देवांश के पास अद्वैत पहुंचा। उसके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। उसने देवांश को किसी लड़की के साथ दूर से ही देख लिया था और वो वहां से लगभग भागते हुए यहां आया था। अद्वैत जो पेशे से डॉक्टर था और देवांश का पर्सनल डॉक्टर। उसने एक बार नीचे से ऊपर तक देवांश को स्कैन किया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? इस पर देवांश ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया और नीचे गिरी तान्या को देखा। अद्वैत ने भी अब अपनी नजर तान्या की ओर कर दी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। उधर तान्या भी अब खुद के गुस्से को शांत कर ही रही थी कि तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, तारांकन, मिस कपूर, आप में कुछ सेल्फ एस्टीम हो सकता है, ऐसे कैसे आप इतनी गिर सकती है?
ये आवाज सुन सब लोग जो शौक में तान्या को नीचे गिरा हुआ देख रहे थे वो सब होश में आ गए। और तान्या को देखकर उसे उठाने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की। तान्या को अब बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। तभी एक हाथ उसके आगे आया। तान्या ने जब देखा कि कोई है जो उसकी मदद करना चाहता है तो उसकी असहजता कुछ कम हुई और अनजाने में ही उसने उस हाथ को पकड़ लिया। एपिसोड 12 डियर वाइफी और निया की सजा। तान्या का पैर धक्का लगने की वजह से मुड़ गया था और उसे उठने में तकलीफ होने लगी थी, पर वहां कोई उसे मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तान्या की आंखों में अब आंसू आ गए थे। तान्या वैसे तो बड़े खानदान से थी और वो काफी टैलेंटेड भी थी। जैसे सब लोग देवांश को अब बेस्ट एलिजिबल बैचलर समझ रहे थे क्योंकि निया से देवांश की शादी के बारे में उन्हें नहीं पता था। वैसे ही तान्या भी शादी के लिए लड़कों की फर्स्ट और बेस्ट चॉइस थी। वो शहर की सभी लड़कियों में खूबसूरत थी। शहर में आज से पहले तान्या के नाम लेने से ही सबके मन में एक ही बात आती थी, ब्यूटी विद ब्रेन। और इसी वजह से शहर की सारी लड़कियों उससे जलती थी और कहीं ना कहीं इसी बात की वजह से कोई उसकी अभी मदद नहीं कर रहा था। तान्या अभी उठने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी एक पतला सा हाथ उसकी तरफ आया। तान्या ने ये देख झट से वो हाथ पकड़ लिया और उठने की कोशिश करने लगी। उस इंसान ने उसे धीरे से उठाकर सहारा दिया और उसे पास की चेयर पर बिठा दिया। ये होते ही तान्या ने इंसल्टिंग फील करते हुए अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। सारी पार्टी में अब सन्नाटा पसर गया था। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि देवांश के खिलाफ जाने की हिम्मत किसने की थी। सबने जब तान्या को मदद करने वाले इंसान को देखा तो सभी बस उसे ही देखने लगे। उस लड़की ने नेवी ब्लू कलर की एक सुंदर पार्टी ड्रेस पहनी थी। उस ड्रेस में डायमंड से वर्क किया गया था, जिससे लाइटिंग में वो और भी ज्यादा चमक रही थी। इस वजह से वो लड़की कोई फेरी से कम नहीं लग रही थी। लड़के तो लड़के पर लड़कियां भी उसे देखकर हैरानी से अपनी जगह जमसी गई थी। लड़कियों की आंखों में तो उस ड्रेस को देखकर चमक साफ साफ देखी जा सकती थी। उस लड़की के वहां आने से सभी तान्या और बाकी बातों के बारे में तो जैसे भूल ही गए थे और बस उससे ही एकटक देखे जा रहे थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये लड़की। तभी सबको इग्नोर कर उस लड़की ने तान्या की पीठ सहलाते हुए उससे प्यार से पूछा, तुम ठीक हो। उसके ये 3 शब्द उस शांत माहौल में किसी शहद की तरह फूल गए, पर उसके ये शब्द सुन तान्या उस लड़की से लिपट कर सिसकने लगी और उसकी सिसकियां सुन सब लोग होश में आ गए और आपस में खुसर पुसुर करने लगे। अद्वैत भी अब शौक से काम ही चूका था। उसने एक बार उस लड़की को देखा और फिर देवांश को, और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई और उसने शरारती लहजे में देवांश के कानों के पास जाकर कहा, कितना घूरेगा उसे, बेचारी डर जाएगी, और वैसे भी वो तेरी बीवी है, तू उसे कभी भी देख सकता है। ये सुन देवांश जैसे सपने से जागा और कुछ पल पहले जो शौक वाले इमोशंस उसकी आंखों में थे उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी। ये देख अद्वैत ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। निया जो अपनी कॉल पे बात पूरी करके बाहर आ रही थी, उसने दूर से ही गार्डन में हो रही हलचल को भांप लिया था और सब देख भी लिया था, बस उनकी बातें उसे दूर से सुनाई नहीं रही थी। उसने जब तान्या को देखा तो पता नहीं उसे उसकी आंखों में क्या दिखा, पर निया अच्छे से जानती थी कि तान्या का कोई बुरा मकसद नहीं था। और जब उसने सभी को तान्या को ब्लेम करते सुना तो सोचा, हम जब कामयाबी के शिखर पर होते हैं तभी हमें सभी लोगों का प्यार नसीब होता, तब सभी हमें इसलिए सहते हैं, पर जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तब सारी दुनिया के असली रंग दिखते हैं। शायद तभी हम ये जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का अपना कभी नहीं होता। दुनिया बस शख्सियत को दुख कर अपना रवैया बदलते हैं। आखिर कुछ सालों पहले मेरे साथ भी तो यही हुआ था। कौन थी मैं? एक रिच फैमिली की राजकुमारी, पर उस एक एक्सीडेंट ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं आज भी उन बातों को भूला नहीं सकती जो मैंने तब सुनी थी, और अब अगर मेरे सामने किसी लड़की की ऐसे बेइज्जती हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे मेरे पति या फिर उस परिवार के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े जिसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने तान्या को नीचे गिरते देखा और फिर कुछ और ना सोचते हुए उसने तान्या के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। निया को इस वक्त देवांश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बॉडीगार्ड्स तान्या को ऐसे धक्का देकर गिरा देंगे। वो अभी देवांश को कुछ कहना चाहती थी कि तभी वहां बहुत से बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। उन्होंने तान्या को देखकर कहा, मिस कपूर प्लीज चलिए। तान्या ने जब ये सुना तो उसने अपने आंसू पोंछे और एक बार निया को देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी
और निया को जिस तरह से वो देख रही थी वो इस वक्त बहुत पिटिफुल लग रही थी। आंखों ही आंखों में वो निया को धन्यवाद कर रही थी। उसके बाद उसने खुद को उठाना चाहा, पर पैर की मोच के कारण उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। ये देख निया ने उसे संभल कर उठाया, तो एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर तान्या को संभाल लिया। तान्या ने फिर निया को देखते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, यू आर सो काइंड। ये खून निया स्तब्ध रह गई, और जितना भी गुस्सा अभी उसके मन में था वो अचानक कहीं गुम हो गया, और वो एक सुकून से तान्या को देखने लगी। पर निया ने अपने इमोशंस को संभाल लिया और तान्या को बाय कहकर वो पीछे पलटी तो देखा देवांश अब भी गुस्से से उसे ही घूर रहा है। ये देख निया कुछ पल के लिए डर गई, पर फिर सब याद आते ही उसने अपनी नजरें फेर ली और खुद में बड़बड़ाने लगी, ये नीली आंखों वाला शैतान मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे मैंने इसकी जान ले ली हो। खुद ही उस बेचारी लड़की को गिराया और उससे माफी तक नहीं मांगी, और यहाँ मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी खा जाएगा। अब ये किसी के साथ बुरा करे और मैं किसी की मदद भी ना करूं। हद है, मतलब क्या जमाना आ गया है, और ये कैसा पति दिया है मुझे आपने महादेव। निया खुद में बड़बड़ाते हुए आगे जा ही रही थी कि किसी से टकरा गई। उस आदमी ने उसे संभाला, पर निया का गुस्सा तो आसमान छू रहा था। उसने पहले खुद को उस इंसान से छुड़वाया और गुस्से में बोली, देख के नहीं चल सकते क्या, इतने बड़े होकर भी दिखता नहीं है क्या तुम्हें, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जन्म दे देते हैं भगवान, हर कोई किसी ना किसी को गिरा रहा है यहाँ। ये बड़बड़ करती हुई वो अपनी धुन में ही चली जा रही थी, और उधर देवांश भी निया को जाता देख गुस्से में मूड गया था और वहां से चला गया। वहीं निया अपनी धुन में अब भी चली जा रही थी, और वो इंसान जिससे वो टकराई थी वो अब मुस्कुरा रहा था। तभी एक इंसान निया के पास बने लगा, हे यू रुको तुम। पर उस इंसान को किसी ने पकड़कर खींचा और उससे कहा, मयंक क्या तुम अब एक छोटी सी लड़की से झगड़ा करोगे, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की तो परवाह करो। ये सुन मयंक के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने कहा, के यार ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो आपके लिए, मेरे लिए, सच में, अच्छा तो फिर कोई जरूरत नहीं है, जाने दो उसे, पहले हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। ये सुन तो मयंक के चेहरे का रंग उठ गया। उसने केआर के माथे को छूते हुए कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या हम वापस चले। ये होते ही कृणाल ने अपने माथे से मयंक का हाथ हटा दिया और उससे कहा, आर यू क्रेजी, ये क्या कर रहे हो, मैं ठीक हूँ, चलो अब। ये कहकर वो वहां से स्माइल करते हुए जाने लगा। ये देख मयंक ने खुद की आंखें मली और फिर कृणाल को देखा, तो वो अब भी स्माइल किए जा रहा था। ये देख मयंक के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। उसने भूतों की तरह केआर को देखते हुए कहा, या तो मेरी आंखें खराब हो गई है, या फिर बॉस के अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। आजकल हर बात पर मुस्कुरा रहे हैं, और अभी क्लियरली वो लड़की इनसे टकराई थी और फिर इन्हें डांटा भी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस केआर को मैं जानता हूं वो तो अब तक उस लड़की से 2-4 बार माफी मंगवा चुका होता। सभी का आइडल होने के बावजूद ये कभी उन लड़कियों के पास नहीं गया जो इन्हें हद से ज्यादा पसंद करती है। पर अब सच में लगता है मुझे किसी तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। उधर बड़बड़ करती निया अब एक शांत जगह आ चुकी थी जहां कोई मौजूद नहीं था। वो एक जगह जाकर खड़ी हो गई। पहले तो वो बड़ी गुस्से में लग रही थी, पर यहाँ आकर उसने एक चैन की सांस ली और सोचने लगी, बाल बाल बच गई आज मैंने तो डेविल के गुस्से को लगभग जगह ही दिया था, क्या पता सबके सामने मुझे मार ही डालता, पर शुक्र है चला गया। अब उसके सामने अकेले में जाऊंगी ही नहीं, और जाना भी मत। ये आवाज सुन निया ने चौंक कर पीछे देखा और उसने कुछ सोचकर कहा, आप यहाँ। ये सुन वो आदमी निया के पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, हाँ मैं यहाँ। अभी तुमने जो भी किया उसके लिए मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी बातें समझानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया, पर लगता है तुम खुद ही समझ गई। माँ मैं क्या समझ गई, और अगर आप अपने दोस्त की तरफदारी करने आए हैं तो प्लीज चले जाए यहाँ से। हम उनसे डर जरूर गए थे, पर उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। किसी लड़की को ऐसे सबके सामने गिराना ये बहुत गलत है, और हम ये सब नहीं देख सकते। वो भले ही कितने ही गुस्से वाले क्यों ना हो, पर आज उन्होंने गलत किया है। हर किसी को, चाहे फिर वो लड़की हो या फिर लड़का, अपनी कुजत प्यारी होती है, और वैसे भी उसने कुछ गलत किया भी तो नहीं था। फिर ये सब अद्वैत ने बड़े आराम से सुन लिया, पर निया ये देख रुक गई और अद्वैत की ओर देखने लगी। ये देख अद्वैत ने कहा, तारांकन निया, मैं देवांश का दोस्त हूँ,
और बचपन से उसे जानता हूँ। और मैं ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उससे इस वक्त पूरी दुनिया में मैं उसे सबसे ज्यादा पहचानता हूँ। वो कब क्या सोचता है उसके चेहरे के इमोशंस से मैं बता सकता हूँ। और रही बात उसने जो किया उसकी, तो ये उसने जानबूझकर नहीं किया है। वो दिल का बुरा नहीं है, बस हालातों ने उसे रूड बना दिया। और उसने ये उसकी किस्मत समझ के अपना लिया। और मिस कपूर के साथ आज वो ऐसा नहीं करता। अगर ये कह वो रुका। जब कुछ देर बाद भी वो कुछ नहीं बोला, तो निया ने उससे धीमी आवाज में पूछा, अगर ये सुन कुछ सोच रहे अद्वैत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर उसे एरेथ्रोफोबिया नहीं होता। एरेथ्रोफोबिया, निया ने दोहराया। हाँ, एरेथ्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ रेड कलर। उसे लाल रंग का फोबिया है। उसे लाल रंग को देखकर पैनिक अटैक्स आते हैं। और अगर गलती से भी मिस कपूर ने आज देवांश को छुआ होता तो देवांश अभी हॉस्पिटल में होता। ये सुन निया ने कहा, क्या क्या ये सच में इतना बड़ा है? पर जो भी ही, उन्हें उसे कम से कम धक्का तो नहीं देता था। शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मिस कपूर के इरादे गलत नहीं थे। पर फिर भी अगर उन्हें उससे बात करनी ही नहीं थी तो सीधे मना कर देते। ऐसे करने की क्या जरूरत थी? तारांकन, हाँ वो भी है। पर एक बात है जो मुझे नहीं पता कि तुमने नोटिस की है या नहीं। पर मैंने की थी। खैर वो सब बाद में। पर अब तुम नहीं बच सकती। अद्वैत ने अपनी सीरियस शक्ल की और सीरियस बनाते हुए कहा। मतलब? निया ने कुछ ना समझते हुए पूछा। तारांकन, अब तुम कुछ दिनों के लिए अकेले उसके सामने मत जपिया की मात्रा न, या वरना उसका गुस्सा फूट पड़ेगा और फिर पता नहीं भी तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हें पता है अभी पर्थी ही रिवांश की उसने 10 किलोमीटर तक भागने की सजा दी थी। भैया की वो देर से जागा था। सोचो अगर वो अपने भाई को लेट उठने की इतनी भयानक सजा दे सकता है तो अब तुम ही सोचो तुम्हें क्या करना है। मुझे बस लगा कि तुम्हें बता दूं तो मैंने बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी, ऑल द बेस्ट। ये कह अद्वैत निया की पीठ थपथपाकर चला गया। और वहीं उसकी बात सुन निया की तह जैसे सांप सूंच गया था। वो कुछ देर तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। पर जब होश में आई तो अद्वैत वहां से जा चुका था। उसने फिर खुद को देखा और फिर कुछ सोचकर दी वहां से पार्टी की तरफ चली गई। वहीं अब सब शांत ही चुका था। नीलम जी ने सब संभाल लिया था। निया वहां जाकर किसी को ढूंढने लगी तो उसे कुछ दूरी पर गायत्री जी दिखी जो उनकी दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। निया जल्दी से उनके पास गई और हडबडी में बोली, मासा, हमें आपसे बात करनी है। ये सुन और निया का चेहरा देख गायत्री जी ने उनके दोस्तों को एक्सक्यूज किया और निया के साथ आ गई। उसके बाद निया ने हडबडी में गायत्री जी से कहा, मासा, वो हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हम आराम करने अपने कमरे में जा सकते हैं? ये सुन निया के माथे को छूते हुए हडबडी में गायत्री जी कहने लगी, क्या हुआ बहू, आप ठीक तो हैं ना? आपकी तबीयत अचानक कैसे? अच्छा, तो उस वजह से। बहू, देवांश का गुस्सा अच्छा नहीं है पर वो दिल के बुरे नहीं है। हम उसे देखते हैं। उनकी वजह से हमारी बहू की तबीयत। मासा, आप पहले शांत हो जाओ। हम ठीक है और उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। बस हमें यहाँ ठीक नहीं लग रहा तो क्या हम आराम कर सकते हैं? ये सुन और निया की हालत देख गायत्री जी ने उसे जाने को कह दिया। ये सुन निया वहां से कि जेल से छुटे कैदी की तरह भाग आए। वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मन में सोचने लगी, मैं कमरे में चली जाती हूँ और डोर अंदर से बंद कर लूंगी। तो अगर वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे भी तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर डोर नॉक भी करेंगे तो मैं सोने का नाटक कर लूंगी। अरे, नाटक क्यों करना है नीयू? अब दिन भर इतना सब किया है, अब तो लगता है लेटते ही नींद आ जाएगी। ये सब बड़बड़ाते हुए वो कमरे में चली आई और डोर को लगाने जा ही रही थी कि एक बार बाहर झांक कर देखते हुए बड़बड़ाए, अच्छा हुआ वो नीली आंखों वाला शैतान कहीं दिख नहीं रहा। क्या पता मुझे क्या सजा देता। कितना गुस्सा दिला दिया है मैंने उसे आज। आई एम श्योर वो अभी गुस्से में मेरा तो खून ही कर देता है। महादेव, बचा लेना इस बार, पक्का मैं आगे से कुछ नहीं करूंगी। ये बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। पर अपने ख्यालों में उसने कमरे को ठीक तरह से देखा नहीं था। कमरे में लाइट नहीं जल रही थी। वहां चारों तरफ अंधेरा था। बस बेड के पास 4-5 कैंडल्स जल रही थी और बेड को पिंक रोजेस से सजाया गया था। वहां काफी ज्यादा रोमांटिक माहौल था। पर निया तो अपने में गुम थी। उसने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही इस बात पर कि एक परछाई जो अभी तक अंधेरे में छिपी थी अब निया की तरफ ही बढ़ रही थी। जैसे ही निया पलटी उस परछाई ने उसे गोद में उठा लिया। ये होते ही निया की चीख निकल गई। उसने उस परछाई के सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, तारांकन, आहा, छोड़ो।
मुझे कौन हो तुम? छोड़ो। वहां बस निया की चीखें गूंज रही थी। वहीं उस परछाई में छिपे आदमी ने अभी तक निया को छोड़ा नहीं था और ना ही उसने कुछ कहा था। उसने निया को लाकर बेड पर पटक दिया। ये होते ही निया दूसरी तरफ चली गई और वहां कुछ ढूंढने लगी। उसने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम रुको, मैं अभी किसी को। पर इससे आगे वो कुछ कह पाती उस आदमी ने उसे अपने तरफ खींच लिया और बेड पर वो निया के ऊपर आ गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, पर बेड के पास रखी कैंडल्स के कारण वहां रोशनी थी। और जब निया ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसका चेहरा डर के मारे और सफेद पड़ गया। अंधेरे में उस आदमी की नीली आंखें बस निया को एकटक घूर रही थी। वहीं निया के मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, पर जल्द ही उसने खुद को होश में लाया और देवांश को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, तारांकना, आप छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज मैंने कुछ गलत किया है। गलती आपकी थी। आपको किसी लड़की को ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था और अब आप मुझे सजा नहीं दे सकते। तो छोड़िए मुझे। निया की बातें सुन देवांश ने कुछ सेकेंड्स के लिए कुछ नहीं कहा और फिर एक डेविल स्माइल के साथ निया को देखकर उसने कहा, तारांकन, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता? पर ऐसी गलतफहमी तुम्हें कैसे हो गई? गलती तो तुमसे हुई है और अब सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। तारांकन, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, निया ने घबराते हुए कहा। वैसे भी देवांश को अपने इतने करीब देखकर वो पहले ही हद से ज्यादा नर्वस थी। इस बात पर देवांश निया के करीब बढ़ने लगा और ये देख निया छटपटाने लगी। देवांश निया के कान के पास जाकर अपनी आवाज को धीमी करते हुए कहने लगा, तारांकन, क्यों मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता डियर वाइफी? और वैसे भी तो तुमने सबके सामने अपने पति के खिलाफ जाकर उस लड़की को बचाया था। नो, अब तुम्हें मैं सजा क्यों नहीं दे सकता? बोलो डियर वाइफी। निया के तो ये सुन जैसे होश ही उड़ गए थे। पहले ही देवांश के करीब रहने से उसकी धड़कनों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी और अब देवांश के मुंह से डियर वाइफी सुनना, इससे तो निया की धड़कनों की आवाज किसी ड्रम की तरह उसके कानों में बजने लगी। Don't forget to like, comment, subscribe.